Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज के लिए, जिसमें कि आज मैं आपको यूनिट 6 को बताने वाला हूं। यूनिट 6 में आपको ये लास्ट ऐसे जो आपका है जोसेफ एडिसन का लिखा हुआ, जिसको कि सर रोजर एट द चर्च के नाम से जानते हैं, इस ऐसे का हिंदी समरी बताने वाला हूं मित्रों। बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। लाइन बाय लाइन वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सरल बनेगा ये। तो हम स्टार्ट करें उसके पूर्व चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और उससे लाभ उठा पावे मित्रों। तो हम स्टार्ट करेंगे समरी को हिंदी में बताना। तो देखेंगे सर रॉजर एट द चर्च, ये जो आपका ऐसे है, इसकी जो आपको समरी मिलेगी, जो सारांश मिल रहा है, इस सारांश का कंक्लूजन समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। इसमें मुख्य बिंदु के रूप में यही बताया गया है मित्रों कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं, और भ्रम में पड़ करके जो धर्मानुयायी होते हैं, जो धर्म के अगुवा कहे जाते हैं, उनकी बातों में वो आ जाते हैं, फंस जाते हैं। उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो धन दौलत वाले व ज्ञानवान धर्मानुयायी होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, उनकी बातों को या उनके सन्निकट हम किस रूप से जाएं, किनको समझें, जो ज्ञानवान हैं या जो धन दौलतवान हैं। तो हम किसकी प्रभुता को समझ पाएं, किसकी बातों को हम यहाँ पर अपने जीवन में उतार पाएं, इसी बात को इस समरी में आपको बताया गया है मित्रों। तो हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। तो देखेंगे मित्रों, ये जो आपका लेसन है, जो ऐसे है सर रॉजर एट द चर्च, यानी सर रोजर एट द चर्च, सर रोजर चर्च में, ये टाइटल दी गई है और इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे ऊपर से, द राइटर इज वेरी मच प्लीज्ड विथ कंट्री संडे। ध्यान देंगे मित्रों, लेखक बहुत ही खुश है कंट्री के संडे से, यानी कि लेखक ग्राम के रविवार से बहुत ही प्रसन्न रहता है। वो बहुत ही अपने आप को खुश महसूस करता है, प्रसन्न महसूस करता है। एज इट इज फॉर हिम द मोस्ट पायस डे, क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ा ही पवित्र दिन होता है। पायस का मतलब होता है मित्रों पवित्र, होली। ये उसके लिए कैसा दिन होता है? एक बड़ा ही पवित्र दिन होता है। किसके लिए? लेखक के लिए मित्रों। यानी लेखक ग्राम के रविवार से बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि यह इसके लिए एक बड़ा ही पवित्र दिन होता है। आगे देखेंगे मित्रों, ऑन संडे, यानी कि रविवार के दिन पर, यानी इस दिन पर ही गेट्स द पीपुल फ्रॉम द इंटायर लोकेलिटी असेंबल्ड इन द चर्च, यानी कि इस दिन क्षेत्र के सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना हेतु चर्च में एकत्रित होते हैं। कहाँ पर एकत्रित होते हैं? चर्च में एकत्रित होते हैं। किसके लिए? असेंबल्ड इन द चर्च, यानी चर्च में इकट्ठा होते हैं। किसके लिए? ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए मित्रों। तो यहाँ पर असेंबल्ड इन द चर्च का मतलब चर्च में इकट्ठा होते हैं। किसके लिए? ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। कहाँ पर पूरे लोग इकट्ठा होते हैं? चर्च में इकट्ठा होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखेंगे मित्रों, इट इज ओनली ऑन संडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये कब होता है? केवल संडे के दिन। इट इज ओनली ऑन संडे, यानी कि इसी दिन, यानी इस दिन लोग, यानी संडे के दिन जो है, अपने जो लोग होते हैं वो संडे के दिन में, इट इज ओनली ऑन संडे दैट ऑल द पीपुल इन दियर क्लीनलिस्ट एंड मोस्ट एग्रेबल फॉर्म कम टू प्रे टू गॉड इन द चर्च, यानी कि इस दिन लोग अपने सबसे अधिक सजे संवरे, यानी कि क्लीनिस्ट का मतलब होता है, क्लीनलिस्ट का मतलब होता है बहुत से साफ सुथरे होकर के। इस दिन लोग अपने आप को सबसे अधिक साफ सुथरे और सजे संवरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहाँ पर? मोस्ट
एग्रेबल फार्म्स का मतलब होता है बहुत ही सजे संवरे रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कम टू प्रे मतलब आते हैं प्रार्थना करने के लिए। टू गॉड इन द चर्च यानी ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहाँ पर आते हैं? चर्च में आते हैं मित्रों। आगे देखेंगे, दे नॉट ओनली रिमेंबर गॉड, वे न केवल जो है ईश्वर की प्रार्थना करते हैं बल्कि क्या करते हैं मित्रों, बट आल्सो डिस्कस ऑल सॉर्ट ऑफ दी पॉलिटिक्स ऑफ देयर एरियाज देयर। न केवल वो प्रार्थना करते हैं बल्कि जो है साथ साथ में अपने क्षेत्र की राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। कौन सी चर्चा करते हैं? और राजनीति की चर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ देयर एरियाज का मतलब क्षेत्र कस्बे, यानी अपने क्षेत्र कस्बे के बारे में भी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे देखेंगे मित्रों। हाँ तो देखेंगे मित्रों, एज फार एज द राइटर्स फ्रेंड सर रोजर, साथ साथ जो है लेखक का मित्र रॉजर महोदय जो हैं, सर रॉजर इज कंसर्न्ड, महोदय का जो प्रश्न है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, ही इज ए प्रिस्ट, वो क्या है? वो एक पादरी हैं। प्रिस्ट का मतलब होता है मित्रों पादरी, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, गिरजाघरों में जो नियुक्त होते हैं उनको प्रिस्ट कहते हैं। एंड हैज ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च विथ सेवरल टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चॉइस, वो एक पादरी हैं। कौन? सर रॉजर महोदय का प्रश्न जो है इसमें, वह एक पादरी हैं तथा अपनी पसंद की पुस्तकों से चर्च की भीतरी भाग को सजोए रखे हैं। क्या किए हैं मित्रों? ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च, यानी कि अपने जो चर्च की जो आंतरिक भाग है, अंदर के जो लोग हैं या आंतरिक भाग में जो लोग रह रहे हैं, वो विथ सेवरल टेक्स्ट, वो किससे सजाए हुए हैं? पुस्तकों से सजाए रखे हैं, यानी कि उसमें तमाम सारी पुस्तकें भी उन्होंने रख रखा है। ओन चॉइस, अपनी पसंद की पुस्तकों को उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है। He has given all sort of facilities to his prisoners in connection with the performance of religious activities by arranging a तो he has given all sort of facilities his prisoners, यानी prisoners के कहने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ मित्रों, जो लोग गिरजाघर में या चर्च में एकत्रित होते हैं उनको यहाँ पर एज ए प्रिजनर्स के रूप में रखा जा रहा है, जाना जा रहा है। यहाँ पर लेखक कहता है कि he has given all sort of facility, उन्होंने सारी सुविधाओं को वहाँ पर मुहैया करा रखा है, जो कि हिज प्रिजनर्स, जो लोग वहाँ पर होते हैं चर्च में, इन कनेक्शन, उनसे जुड़े होते हैं, विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज बाय अरेंजिंग ए हॉसॉक एंड ए कॉमन प्रेयर बुक फॉर ईच ऑफ देम। तो वो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जो विधिवत संचालन हेतु जो उन्होंने अपने चर्च में आने वाले व्यक्तियों के लिए एक एक किताब का प्रबंध आसानी से प्रबंध कर दिया है, उनकी सहायता की है। यानी कि हर एक को क्या करते हैं? एक एक पुस्तकों को मुहैया करा देते हैं, किनको? जो भी चर्च में एकत्रित होते हैं, आते हैं। ये कौन करता है? सर रोजर करते हैं मित्रों। एंड दस, और इस प्रकार, ही हैज रेगुलराइज्ड देम फुली वेल, इस तरह अब सभी लोग नियमबद्ध हो गए हैं। रेगुलराइज का मतलब होता है मित्रों नियमबद्ध हो जाना, यानी चर्च के लिए सभी लोग जो भी वहाँ पर पहुँचते थे वो अनियमित थे, लेकिन तब अब ऐसी बात नहीं है। वो लोग क्या हैं? रेगुलर हो गए हैं, रेगुलराइज हो गए हैं, नियमित हो गए हैं, नियमबद्ध हो गए हैं, क्योंकि उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हर एक को एक एक पुस्तक मुहैया की जाती है। आगे देखें मित्रों, प्रिजनर्स, ऐसे लोग जो उनके यहाँ जाने के रूप में किस रूप में थे? अनियमित रूप में थे। या प्रिजनर्स हु बियर मोस्ट इरेगुलर बिफोर हिज अराइवल, ऐसे लोग जो पहले उनके पास जाने के लिए कैसे थे?
इरेगुलर थे, यानी कि वो समयबद्ध तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँचते थे, जो समय का महत्व नहीं समझते थे। बिफोर अराइवल ओवर दियर नाउ हैव बिकम मोस्ट रेगुलर एंड पर्टिकुलर इन ऑब्जर्विंग द चर्च रिचुअल्स। तो देखेंगे यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो उनके यहाँ जाने के पूर्व बड़े ही अनियमित थे, यानी कि अनियमित रूप से चर्च में जाया करते थे, अब बहुत ही क्या हो गए हैं, नियमित हो गए हैं। मोस्ट रेगुलर, मोस्ट रेगुलर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नियमित हो जाना, नियमित हो गए हैं, तथा सारी क्रियाओं को एंड पर्टिकुलर इन ऑब्जर्विंग द चर्च रिचुअल्स, अर्थात सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं चर्च में, वो सारी क्रियाओं को पूरी तरह से भाग लेकर के और सुचारू ढंग से क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, उसको करते हैं। ये वहाँ बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, एज सर रॉजर इज लैंड लॉर्ड टू द होल कांग्रीगेशन। देखिए मित्रों, जैसा कि स्पष्ट है कि रॉजर जो है महोदय, जो सर रॉजर हैं, वो वहाँ के सब कुछ हैं। सब कुछ का मतलब होता है कि ऑल इन ऑल होना। सर रॉजर इज लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड इनको बताया गया है कि जो कि लैंड लॉर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है भूस्वामी, लेकिन वो स्वामी कहाँ के हैं, चर्च के। यानी पूरी तरह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो वहाँ पर अनियमित थे वो नियमित हुए हैं सर रॉजर की वजह से। तो जैसा कि स्पष्ट है कि रॉजर महोदय वहाँ के सब कुछ हैं तथा लोगों को अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं। कैसा देखना चाहते हैं, वो लोगों को ही कीप्स देम इन वेरी गुड ऑर्डर, वो एक अच्छे आदेश करता भी हैं। एंड सफर्स नोबडी टू स्लीप बिसाइड हिमसेल्फ, यानी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं और इसलिए प्रार्थना के समय अपने अतिरिक्त किसी को सोना सहन नहीं कर सकते। अर्थात कोई अगर किसी को नींद आ जाती है तो नोबडी टू स्लीप, तो उसको सोने से वो क्या करते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सोने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। बिसाइड हिमसेल्फ, अपने अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से, अर्थात स्वयं के अतिरिक्त तो वो किसी को भी उस चर्च में सोने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ये यहाँ बताया जा रहा है। इफ ही सीज, आगे देखें मित्रों, इफ ही सीज एनीबडी इज नोडिंग, यदि कोई वहाँ झपकी लेते हुए दिखाई पड़ता है, नोडिंग का मतलब होता है ऊँघना झुकना, तो यदि कोई वहाँ पर झपकी लेता हुआ दिखाई पड़ता है, आइदर वैक्स देम हिमसेल्फ, या तो स्वयं जगाते, वैक्स का मतलब होता है जगाना, तो आइदर का मतलब या आइदर वैक्स देम हिमसेल्फ, तो या तो उसको वो स्वयं जगाते, आर सेंड्स हिज सर्वेंट टू देम, या अपने सेवक भेज कर जगाते, यानी कि या तो स्वयं उसको जगाते थे या अपने सेवक को क्या करते थे, भेज करके, आर सेंड्स हिज सर्वेंट टू देम, उनके पास भेज करके उनको जगाते थे। ये कौन करता था मित्रों, सर रोजर करते थे, जो रॉजर महोदय थे वहाँ के जो पादरी थे। आगे देखेंगे मित्रों, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, वंस द ऑथर, एक बार लेखक, एडिशन, एक बार लेखक एडिशन, वाज वेरी मच सरप्राइज टू हियर हिज फ्रेंड्स, एक बार लेखक एडिशन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, और मच सरप्राइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एक बार एडिशन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने, सरप्राइज टू हियर हिज फ्रेंड्स, जब उन्होंने रॉजर महोदय को के बारे में सुना कि सर रॉजर लेक्चरिंग वन जॉन मैथ्यू, तो देखिए मित्रों, एक बार जो है लेखक एडिसन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने रॉजर महोदय को किसी जॉन मैथ्यूज नामक व्यक्ति को अच्छे व्यवहार से रहने तथा शेष लोगों को परेशान न करने का भाषण सुनाया। तो देखेंगे इसमें ये जो लाइन आपकी है, ऑथर एडिसन वाज वेरी मच सरप्राइज, यानी कि आर्थर एडिसन को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, टू हियर हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के विषय में सुन करके, कि सर रॉजर लेक्चरिंग वन जॉन मैथ्यूज, यानी एक जॉन मैथ्यू नामक व्यक्ति को उन्होंने जो है अपने भाषण को सुनाया।
गुड मैनर्स, अच्छे मानवता के पाठ उसको बताए, एंड नॉट टू डिस्टर्ब द कांग्रीगेशन, और लोगों को परेशान न करने का उन्होंने भाषण दिया, लोगों को ना परेशान करने की नसीहत दिया। तो ये बात किसने बताई? सर रॉजर ने। तो इस पर जो है लेखक को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था इस बात को सुन करके, देख करके। ही हैज़ ए वेरी गुड इफेक्ट अपॉन द पेरिश, उनका उस क्षेत्र के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी कि उस क्षेत्र के लोगों पर जो है ही हैज़ ए वेरी गुड इफेक्ट, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा अपॉन द पेरिस, उन लोगों पर। एंड हिज प्रिजनर्स सीक नो फॉल्ट विथ हिज कैरेक्टर्स, तथा कोई भी व्यक्ति चाहे भले ही उनमें दोष हो, रॉजर महोदय को दोषी कहने का साहस नहीं रखता था। इसका भावार्थ यही निकल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, he has a very good effect upon the parish and his prisoners seek no fault, अगर उनके पास कोई फॉल्ट भी है, कोई गलती भी है, त्रुटियां भी हैं उनमें, तो विथ हिज कैरेक्टर्स, उनके चारित्रिक रूप में या उनमें, तो दो ए लिटिल ऑफ इट ही हैज बट एडमायर हिम फॉर द गुड व्हाट एवर ही डज पोसेसेस। कहने का मतलब कि लोगों के अंदर ऐसे साहस ही नहीं बन पाते थे कि जो सर रॉजर महोदय को दोषी कहने का बीड़ा उठा पावे, अर्थात उनको दोषी ठहरा पावे। ऐसे इम्प्रेसमेंट लोगों पर हुए थे, ऐसे असर लोगों पर हुए थे। एज सून एज द sermon is finished, nobody has courage to go out till Sir Roger is gone out of the church। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन देखेंगे मित्रों, उनकी अच्छाई जो भी थोड़ी बहुत उनके पास है कि वह लोगों को केवल चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? केवल चर्चा करते हैं लोगों के प्रति। जैसे ही आगे देखेंगे मित्रों, एज सून एज द सेरेमन इज फिनिश, सेरेमन का मतलब होता है प्रीचमेंट, यानी प्रवचन कहते हैं कि जैसे ही प्रवचन समाप्त होता, एज सून एज द सेरेमन इज फिनिश्ड, यानी जैसे ही प्रवचन समाप्त होता है, नोबडी हैज करेज टू गो आउट टिल, तो पहले जब प्रवचन समाप्त होता है तो उसके पूर्व यानी उसके पश्चात पहले जब तक रॉजर महोदय चर्च से बाहर नहीं चले जाएं, किसी में बाहर जाने का साहस नहीं होता है। ये बताया जा रहा है कि सर रॉजर इज गॉन आउट ऑफ द चर्च, यानी जब तक सर रॉजर चर्च से बाहर नहीं चले जाते हैं, नोबडी हैज करेज टू गो आउट टिल, यानी किसी का साहस नहीं होता है कि उससे पहले वो चर्च से बाहर निकल सकें। तो इस लाइन में ये बातें बताई जा रही हैं कि सर रॉजर महोदय का प्रवचन समाप्त होता है, पहले जब तक रॉजर महोदय चर्च से बाहर नहीं चले जाएं, किसी में बाहर जाने का साहस नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे मित्रों, हिज वेरी आस्किंग अबाउट समवन्स वाइफ, उनका किसी के पुत्र या पत्नी, हिज वेरी आस्किंग about someone wife's mother, son or father and absentee that day means a hidden scold to him other। तो देखेंगे मित्रों, उनका किसी के पुत्र या पत्नी या पिता के संबंध में जो उस दिन नहीं आए हुए होते थे, पूछना मात्र एक गुप्त डांट हुआ करती थी, यानी सबके विषय में सर रॉजर पूछते थे जो नहीं आता था, और वही समझ लीजिए उनका एक स्कोल्ड होता था, उनकी एक डांट होती थी मित्रों, जब वो लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे पुत्र कहाँ हैं, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन करते थे तो समझ लीजिए वही एक असरदार डांट हुआ करती थी सर रॉजर की लोगों के प्रति मित्रों। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे तो देखेंगे मित्रों, हिडन स्कोल्ड लिखा हुआ है। ये हिडन स्कोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे रूप में प्रस्तुत कर देना कि जिससे फटकार भी लग जाए और अन्य लोग उसको समझ भी ना पावे। तो ये हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, स्कोल्ड में सब होता है फटकार। तो ये उनके पुत्र पुत्रियों पत्नियों के विषय में इस तरह से प्रश्न करते थे, तो लोगों को ऐसा एहसास होता था कि वे छुपे रूप से, उनको गुप्त रूप से डांट
पड़ती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, व्हेन प्लीज्ड विथ और व्हेन प्लीज्ड विथ दैट बॉय हु आंसर बेल अपॉन ए casting day, he has ordered a Bible to be given to him for his encouragement। ध्यान देंगे मित्रों, प्रश्नोत्तर के समय ही सही उत्तर देने पर एक लड़के को उसके उत्साहवर्धक हेतु उन्होंने बाइबल की पुस्तक देने के लिए आदेश पारित कर दिया। यानी जब उनका खुशी का मूड होता था, प्रसन्नचित होते थे मित्रों, तो क्या करते थे, खुशी के मौके पर ए बाइबल टू बी गिवन हिम फॉर हिज इनकरेजमेंट, बाइबल प्रदान करते थे किसको, जब वो प्रसन्न होते थे, इनकरेजमेंट के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, व्हेन प्लीज विद दैट बॉय, जब वो किसी लड़के से खुश होते थे, हु आंसर वेल, जो अच्छे उत्तर को दे सकता था, अपॉन ए कैशिंग डे, उस दिन की वार्ता में, तो ही हैज़ ऑर्डर्ड, तो उनके लिए आदेश कर देते थे कि उनको एक बाइबल प्रदान की जाए जो कि उनके उत्साहवर्धन में उनकी मदद करे। आगे देखेंगे, देयर इज ए फेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रॉजर एंड हिज चैपलेन in doing good as a compared to that of the next village where there is a perpetual state of war between the person and the squire। तो देखेंगे ऊपर की लाइन से मित्रों, देयर इज ए फेयर अंडरस्टैंडिंग। फेयर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक तरह से बीच में जो है ठीक ठाक संबंध रहना, उसको फेयर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो देयर इज ए फेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रॉजर एंड हिज चैपलिन, यानी रॉजर महोदय तथा उनके चैपलैन के बीच में बहुत ही ठीक ठाक संबंध है। कैसा संबंध है, बहुत ही ठीक ठाक संबंध है। चैपलैन किसको कहा गया है, जो उनसे संबंधित हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं मित्रों। इन डूइंग गुड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नेक्स्ट विलेज, जबकि पड़ोस के दूसरे गांव के पादरी के संबंध ऐसे नहीं हैं, ये बात बताई जा रही। दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ सर रॉजर। तो सर रॉजर की जो मुख्य क्वालिटीज है यहाँ पर वो व्यक्त की जा रही है कि देयर इज ए फेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रॉजर एंड हिज चैपलेन, उनके जो चैपलेन हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका और सर रॉजर का कैसा संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ठीक ठाक संबंध है। इन डूइंग गुड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नेक्स्ट विलेज वेयर देयर इज ए परपेचुअल स्टेट ऑफ वार। ध्यान देंगे मित्रों कि अन्य जो पादरी हैं, उन पादरियों के बीच में जो ठीक संबंध है, उनसे कहीं ठीक ठाक संबंध इनका है अपने अनुयायियों के प्रति मित्रों, जबकि पड़ोस के दूसरे गांव के जो पादरी हैं, उनका संबंध ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे, वेयर देयर इज ए परपेचुअल स्टेट ऑफ वार बिटवीन द पर्सन एंड द स्क्वायर, वह लोग बराबर विवादास्पद स्थिति में रहते हैं। परपेचुअल स्टेट का मतलब एक हमेशा जो है परपेचुअल स्टेट के रूप में हमेशा विवाद की स्थिति में वो बने रहते हैं, ऑफ वार, क्योंकि वह लोग बराबर विवादास्पद स्थिति में रहते हैं। कौन, वो लोग पादरी, जो अन्य गांव के पादरी हैं मित्रों, एंड द स्क्वायर, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में हमेशा ऐसे विवाद हुआ करते हैं। द डिस्प्यूट ऑफ हिज सॉर्ट बिटवीन द टू रीचेज समथिंग टू सच एन एक्सटेंट एज वन बिगिन टू ब्लेम द अदर इवन विदाउट एनीथिंग अनवांटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे कि ऐसे विवादों के परिणाम स्वरूप वे लोग एक दूसरे पर बिना किसी कारण के ही दोषारोपण करते हैं, यानी कि बिना किसी काज के ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर विदाउट एनीथिंग अनवांटेड, यानी कि टू ब्लेम द अदर, यानी एक दूसरे पर क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, विदाउट एनीथिंग वांटेड, यानी कि बिना कोई चीज़ें, अनवांटेड, जो चीज़ें नहीं होती हैं उसके भी विषय में दोषारोपण करना। अर्थात यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ऐसे विवादों के परिणाम स्वरूप वह लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, बिना किसी कारण के ही दोषारोपण करने लगते हैं। फेडस ऑफ दिस नेचर आर वेरी फैटल टू द ऑर्डिनरी पीपुल।
ऐसे झगड़ों का साधारण जनजीवन पर बड़ा ही भयंकर कोई प्रभाव पड़ता है। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो साधारण जीवन होता है मित्रों, साधारण जनजीवन होता है, उस पर जो है इसका क्या वेरी फाइटल, बहुत ही ज़्यादा गहरा भयंकर प्रभाव पड़ जाता है। ये जो इस तरह से विवाद होते हैं, इन ए स्टेट ऑफ अफेयर लाइक दिस पीपल फेल टोटली इन डिस्गाइजिंग वेल्थ फ्रॉम नॉलेज और रिचेस फ्रॉम लर्निंग। ऐसी स्थिति में लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे किसके आधिपत्य को स्वीकार करें। जो चीज़ मैंने आपको पूर्व में बताया था, वही बात यहाँ पर सामने आ रही है। इन ए स्टेट ऑफ अफेयर्स लाइक दिस पीपल फेल टोटली, लोग पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं इन डिस्गाइजिंग वेल्थ, कि हम किस चीज़ पर जो है अपने आप को यकीन माने, उनकी वेल्थ को यकीन माने, फ्रॉम नॉलेज के उनके ज्ञान को हम अच्छा माने, किस चीज़ को हम मानकर आगे बढ़ें, आर रिचेस फ्रॉम लर्निंग, यानी कि उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान और उनके धन, यानी उनकी जो है वैभव को हम क्या, किसको क्या स्थान दें, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। जनरली दे बिगिन टू परफेक्ट मनी टू नॉलेज विच इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल एंड नेशन एज वेल। जो धन दौलत वाले या ज्ञानवान लोग हैं, हम किनको जो है उच्च दर्जा प्रदान करें, हम किनका सम्मान करें, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आगे नीचे देखेंगे मित्रों, विच इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल एंड नेशन एज वेल। इससे देश एवं समाज के स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, यानी कि साथ साथ समाज का और देश पर, यानी इसका कैसा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बैड, वेरी बैड जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जब ऐसे लोग समाज में होते हैं, इसमें देश और समाज के स्वास्थ्य पर, उनके विचारधारा पर और उनके मना स्थिति पर जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता है। यदि हम समाज में ऐसे लोगों को पाते हैं जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और विवाद की जड़ हमेशा बनाए हुए रखते हैं, तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर बताया गया है मित्रों कि समाज में रहना है तो हर चीज़ों को, हर विषय को हमको गहनतम रूप से अध्ययन करना है और उसके साथ मिलजुल कर चलना है। यदि समाज बिगड़ जाएगा तो देश बिगड़ जाएगा। इस शिक्षा को यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो हम चाहेंगे मित्रों कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।